पहले हम लोग जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलॉम्स लॉ को पहले जानेंगे। कूलॉम्स लॉ क्या होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लाइक चार्जेज जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेज जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जो अट्रैक्शन और रिपल्सन का जो फोर्स लगता है उस फोर्स के बारे में कूलॉम्स ने अपना एक लॉ दिया था जिसको हम लोग कूलॉम्स लॉ के नाम से जानते हैं। तो वो कूलॉम्स लॉ पहले देख लें क्या होता है। कूलॉम्स लॉ ये कहता है कि अगर मान लीजिए सपोज दैट Q1 और Q2 दो पॉइंट चार्जेज हैं और वो स्टेशनरी है और उनके बीच की दूरी जो है वो R है। इनकी बीच की दूरी R, ए एंड बी। यहाँ पर ए और बी दो पॉइंट पे दो चार्जेस रखे हुए हैं, Q1 और Q2 प्लस दोनों चार्जेस हैं और इनके बीच की दूरी R है। तो कूलॉम्स लॉ स्टेट्स दैट, पहला तो ये कहता है वो कूलॉम्स लॉ कि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लगेगा वो, चूंकि ये दोनों लाइक चार्जेज है तो रिपल्सन लगेगा, अगर अनलाइक चार्जेज होंगे तो अट्रैक्शन लगेगा। लेकिन मान लीजिए कि जो भी फोर्स है अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स लग रहा है तो उसमें कहता है ये कि जो फोर्स है इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, यानी कि Q1 Q2। ये पहला। Coulomb's law states that the force of attraction or repulsion acting between the 2 point-like stationary charges is directly proportional to the product of the magnitude of charges, product of magnitude of charges, and second कहता है कि force is inversely proportional to the square of the distance between them। यानी पहला पार्ट में ये कहा गया है कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और दूसरा कहता है ये कि जो फोर्स है वो फोर्स जो होते हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर इन दोनों को और तीसरा इसके डायरेक्शन के बारे में कहा जाता है कि डायरेक्शन जो है वो कहा जाता है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेज। ये जो लाइन है चार्जेस को जोड़ने वाली जो लाइन है ये इसी के अलोंग वो फोर्स लगता है। यानी कि अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो ऐसा हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R²। और अगर हम SI यूनिट में बात करें तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R²। तो यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पर जो कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर जो कांस्टेंट है ये यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसमें कि यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट को, यहाँ जो एप्सिलॉन नॉट है उस एप्सिलॉन नॉट को हम लोग कहते हैं इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी वैक्यूम का ये परमिटिविटी कहलाता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इस एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जो वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की वो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 और कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये यूनिट होता है कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और पूरा का पूरा कांस्टेंट की वैल्यू अगर हम जानना चाहें 1/एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, तो ये वैल्यू जो होता है वो 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर होता है। ये पूरा का पूरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अगर रखें
तो 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। तो ये हमको याद रखना है, एप्सिलॉन नॉट को हम लोग परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। ये सब कांस्टेंट की वैल्यू बार बार यूज होता है और इसका भी ठीक है। अब अगर मैं इस कूलम्ब लॉ को वेक्टर फॉर्म में अगर मैं देखना चाहूँ तो वेक्टर के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं इसको, तो देखिए वेक्टर रूप में हम कैसे लिखते हैं इसको। वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब लॉ को हम कैसे लिखेंगे, ये मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा Q1 चार्ज है और यहाँ पर मेरा Q2 चार्ज है और ये ऑरिजिन है और इसका पोजीशन वेक्टर R1 है और Q2 चार्ज जहाँ पे रखा हुआ है उसका पोजीशन वेक्टर R2। तो अब अगर हमको ये देखना है कि Q2 पे, इस Q2 पे Q1 के कारण कितना फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इस तरह से लिख रहा है। यहाँ पे इस तरह से पढ़ा जाता है कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, यानी कि 2 पे, इस पे, इसके कारण कितना फोर्स लग रहा है। तो कूलम्ब लॉ का इस्तेमाल करें तो यहाँ पर देखिए ऐसे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस लिखना है, अपॉन में फिर डिस्टेंस का स्क्वायर हम यहाँ पे लिख दिए। अब इसका डायरेक्शन हमको लिखना है, तो डायरेक्शन हम कैसे लिखेंगे, तो डायरेक्शन हम इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये जो है इस पे हमको देखना है ना फोर्स, क्योंकि इसके कारण लग रहा है जो, तो ये जो चार्ज है इस चार्ज को वो क्या करेगा, ये वाला चार्ज जो है इस चार्ज को क्या करेगा, चूंकि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा। तो रिपेल करने का मतलब पुश करने की कोशिश करेगा, तो इसका मतलब है कि ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, ऐसे F2(1), यानी फ्रॉम A टू B, A से B की ओर, यानी कि A से B की ओर हमारा फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। ये इसको पुश करने की कोशिश करेगा तो इस डायरेक्शन में लगेगा। तो हम चाहें तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूनिट वेक्टर में डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम 1 to 2, यानी कि 1 से 2 की तरफ। तो हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। अब मेरा मन हुआ तो मैं इस यूनिट वेक्टर को भी हटा दूं। इसमें याद रखिएगा कि यहाँ पे देखिए, इसमें जो डायरेक्शन लिखा जाता है वो किधर से किधर है। तो इसमें देख रहे हैं ना कि ये Q2 पे जो फोर्स इसके कारण लग रहा है वो देख रहे हैं डायरेक्शन में इधर है, तो इधर है, यानी कि 1 से 2 की तरफ, इसलिए हम 1 से 2 की तरफ लिखे। और अगर मैं यूनिट वेक्टर हटा दूं तो फिर मैं यहाँ पर Q1 Q2 अपॉन R² लिखेंगे। और डायरेक्शन आप देख रहे हैं AB है, डायरेक्शन क्या है, AB B लास्ट में आ रहा है, फाइनल है, तो यहाँ पर हमको लिखना होगा वेक्टर रूप में R2 - R1, यानी कि यहाँ पर होगा R2 - R1, और फिर इसी के मैग्नीट्यूड से हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। तो ये यूनिट वेक्टर मेरा निकल गया, जो कि डायरेक्शन में हमारा किधर है, 1 से 2 की ओर। यानी कि हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो यहाँ पर R2 में R1 को लेस करना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऑलरेडी हम जो अभी वीडियो दिए थे बना के, उसमें हमने डायरेक्शन आपको लिखने के लिए बताया कि किस तरह से लिखा जाता है। अब ये देखिए, ये दोनों चूंकि यहाँ पर देखिए R2 - R1 जो है वो तो एक्चुअल में R के बराबर ही, तो हम चाहें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं F21 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। अब ये दोनों मिलकर के अगर एक ही हो गया, ये भी R2 - R1 तो R के बराबर ही है, तो हम चाहें तो इसका 3 पावर लिख सकते हैं, 2 पावर यहाँ पे, 1 पावर यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे R2 - R1 का होल क्यूब, और ये वाला वेक्टर बच गया R2 - R1। तो यहाँ पे देखिए, जब वेक्टर फॉर्म में आप लिखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे पावर 3 आ जाएगा।
2 के बदले 3 और यहाँ पे ये वेक्टर रहेगा। इसी यूनिट वेक्टर के बदले हमने उसको लिखा। उसी प्रकार अगर हम लिखना चाहें सिमिलरली फोर्स ऑन वन ड्यू टू 2, यानी अब देखना चाहते हैं कि इस पे जो है इसके कारण कितना फोर्स लग रहा है, तो इस पे इसके कारण, तो इस पे ये क्या करेगा, इसको इधर रिपेल करेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये वाले जो चार्ज है वो इस चार्ज को इधर को पुश करेगा, ऐसे F1 2 इस डायरेक्शन में होगा। तो हम यहाँ पर चाहें तो वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। और यूनिट वेक्टर का अगर इस्तेमाल करें तो अब देखिए डायरेक्शन क्या है, 2 से 1 की तरफ, 2 से 1 की तरफ, तो हम यहाँ पर 2 1 लिख देंगे। और इसको चाहें तो फिर मैं ऐसे लिख दूंगा 1/4πε0 Q1 Q2। यहाँ चाहे तो हम यहाँ पर यूनिट वेक्टर को हटा दें, तो आप डायरेक्शन देख रहे हो क्या, B से A की ओर है, तो ये मेरा फाइनल है और ये मेरा इनिशियल है, तो आपकी मैं लिखूंगा R1 माइनस R2। BA जो निकालेंगे, AB जब निकालेंगे तो ये मेरा होगा R2 माइनस R1, और जब BA निकालेंगे तो वो होगा मेरा R1 माइनस R2। तो यहाँ पर है B से A की तरफ, तो यहाँ पर लिखेंगे R1 माइनस R2 का 3 पावर, फिर R1 माइनस R2 वेक्टर। तो इस तरह से देखिए, खाली अंतर देख रहे हैं इसमें क्या है इन दोनों में, यहाँ पे R2 माइनस R1 है, ये R1 माइनस R2 है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। इसलिए यहाँ पर क्लियर हम ऐसा सोच सकते हैं कि F21 जो है वो नेगेटिव ऑफ F12 के बराबर, दोनों एक दूसरे के इक्वल हो। तो वेक्टर फॉर्म में जब लिखा जाता है तो यही थोड़ा ध्यान देना है कि वेक्टर फॉर्म में अगर यूनिट वेक्टर को आप हटा दिए हैं तो आपको यहाँ पर देखिए 3 पावर लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से थोड़ा याद रखिए।